हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी नई MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। और उससे पहले टीम ने मुझे एक दो इनपुट्स दिए। वो ये थे कि सर फॉन्ट साइज को लेकर के बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि फॉन्ट साइज छोटा है, तो क्योंकि मोबाइल पे देखते हैं तो छोटा दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्यूशन हो गया है आपका, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन हो आप लोग बेझिझक कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए, एक एक चीज यहाँ पर आपको सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, हमारा साथ काफी लंबा चलने वाला है क्योंकि अभी से लेकर के आपको प्री तक साथ में लगातार डेली हम मिलेंगे, डेली आप इसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इसका आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो पेपर और पेन लेकर के बैठे। ठीक है, मैं कल इसको देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि आप लोग बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, कोई रेस नहीं चल रही है यहाँ पर देखिए, आपको सोच समझ के आंसर लगाना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा एक नजर में मार दिया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को देखा कि उन्होंने जैसे ही किया और तुरंत आंसर किया और फिर थोड़ी देर बाद अपने आंसर को चेंज किया। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी आदत बन जाएगी धीमे धीमे। ऐसा मत करिए, आप उसको प्रॉपर पॉज कीजिए, पढ़िए और फिर पढ़ने के बाद उसके बाद अपना आंसर लगाइए, पेपर पे लिख लीजिए ये मेरा आंसर है, और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए और उसके बाद अपने आंसर को टैली कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच से रिलेटेड दे देता हूं। देखिए, इस बैच में हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में ये बैच अवेलेबल है। इसकी शुरुआत ऑलरेडी 22 तारीख से हो चुकी है। 30 तारीख तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो तमाम फीचर्स जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जैसे कि आपका फाउंडेशन बैच, सक्सेस इन प्रीलिम्स, सक्सेस इन मेंस, आपका इंटरव्यू, ये A to Z तैयारी इसमें कराई जाएगी। आपको मेंटोरशिप की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हर एक चीज जो भी आप सोचते हैं IAS की प्री के लिए जरूरी है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका जो रहने खाने का ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपका खर्च है वो स्टडी IQ वहन करेगा। पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर आपको पर्सनली एक मेंटर दिया जाएगा जो साथ साथ आपकी पूरी मेंस की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संगम युग की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपको संगम युग के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संगम युग की सामाजिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। सती प्रथा जैसी कुरीतियां संगम काल में नहीं थी। दास प्रथा प्रचलित थी। बताइए इनमें से कौन सा कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, कितने स्टेटमेंट सही है बताइए आप लोग। देखिए, समाज में अंतरजातीय विवाह की अगर हम बात करते हैं तो ये वहां पर प्रचलित था, तो ये एक फैक्ट है। अब देखो अंतरजातीय, अब ये क्या है, यूपीएससी ऐसे ही कंफ्यूज कर देता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंतरजातीय विवाह अगर मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस वहां पर अलाउड हैं। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस अगर अलाउड थी तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो फिर यानी कि एक सभ्य समाज, मतलब एक उस तरह का समाज था जो कि विकसित टाइप का, तो फिर वहां पर सती प्रथा जैसी कुरीति है जो वो कैसे मौजूद हो सकती है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है कि सती प्रथा जैसी कुरीति नहीं थी, नहीं ऐसा नहीं है, सती प्रथा मौजूद थी वहां पर। ठीक है, सती प्रथा मौजूद थी, इसलिए ये स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाता है। यहां पर जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो इस संगम युग में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, जो वहां पर जो विधवाएं थी उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक, दास प्रथा प्रचलित थी, ये फैक्ट सही है। तो कितने सही हो गए, 2 सही हो गए, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 सही है तो बी आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में देवदासियों, ठीक है, अब ये विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा है, देवदासियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, इन पर आपको विचार करना है और फिर बताना है कि कितने सही है। ठीक है, देखिए, मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। ठीक है, मंदिरों में जो भगवान की पूजा करने के लिए जो रुकती थी उनको क्या कहते थे, देवदासी कहते थे। ठीक, उन्हें आजीविका के लिए भूमि दी जाती थी
और उन्हें आजीविका के लिए नियमित वेतन दिया जाता था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी कितने स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही है। अब यूपीएससी ने ट्रेंड बदल दिया है ना, अब वो कौन सा नहीं पूछती ज्यादातर, अक्सर अब जो क्वेश्चन देखेंगे आपको वो कितने वाले दिखेंगे, है ना। पिछले बार का आप पेपर देखेंगे तो जो 1 2 3 वाला था वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। ठीक, चलिए बताइए। देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। दूसरा और तीसरे में से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने क्या किया होगा, इसका आंसर बी लगा दिया होगा। ठीक, अब देखिए मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहते थे, बिल्कुल सही है, ये तो कॉमन सी बात है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। इन्हें आजीविका के लिए भूमि दी जाती थी, ठीक है, अथवा या तो भूमि दी जाती थी और या फिर क्या होता था, नियमित वेतन दिया जाता था। तो दोनों चीजें ही विद्यमान थी उस टाइम पे, तो ध्यान रखना है इस बात को। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सचेत हो जाना है बिल्कुल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही यहां पर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित क्रांतिकारी महिलाओं पर विचार करें। कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनीति चंदेरी, बीना दास या प्रीतिलता वाडेकर। उपर्युक्त में से कितनी महिलाएं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी? बताइए कितनी जुड़ी थी? 2 जुड़ी थी, 3 जुड़ी थी, 4 जुड़ी थी या 5 जुड़ी थी? बताइए। 5 जुड़ी थी, ठीक है, सारी जुड़ी थी। ये सारी हैं जो ये आपके सूर्यसेन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सूर्यसेन के नेतृत्व में काम करने वाली महिलाएं थी और मतलब ये बहुत सक्रिय महिलाएं थी। ठीक है, ये सूचना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम था इनका। ठीक है, वहां पर क्या है, रहने के लिए जगह देती थी, उसके अलावा हथियार लेकर के लड़ाई करती थी। ठीक है, इसके अलावा ये 2 नाम तो आप याद ही रख लीजिए, शांति घोष और सुनीति चंदेरी। ठीक है, ये 2 क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट की गोली मार के हत्या की थी और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक, अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर क्या है कि 5 इसके साथ जुड़ी हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरे ख्याल से अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, फॉन्ट अब तो ठीक है ना, या और बड़ा करने की जरूरत है, बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह, पहले सुन लीजिए उसके बाद आंसर कीजिए और सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। यहां पर अभी रीच कम है इसकी। देखिए आपको मैं कई बार बोल रहा हूं, मुझे इसको काम करने के लिए लगातार मोटिवेशन चाहिए होता है, तो इसके लिए यूट्यूब पर जो मोटिवेशन है वो क्या है, आपके जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं और जो आप सेशन को शेयर करते हैं वो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर कीजिए। रीच इसकी अभी फिलहाल जो मैं चाहता हूं वो है कि 5000 तक आप इसकी रीच को पहुंचा दीजिए। ठीक है, ये मेरा आग्रह है आप सभी से। चलिए अब क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। दूसरा सुनिए, चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ हुआ था। नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने के नाटक नील दर्पण में किया गया है। ठीक है, ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है ये मत गलत करना कोई भी, क्योंकि ये तो हमने कल ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये वाला तो सही है, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था और कल ये गलत हुआ था। कल ये का स्टेटमेंट जो था वो गलत लिखा हुआ था क्योंकि वहां पर क्या मराठी लिखा हुआ था, मराठी भाषा का नहीं है ये। किसमें है ये? आपका बांग्ला भाषा का। अगर किसी ने कल का पेपर नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में सारे जितने भी अब तक हुए हैं, मेरे ख्याल से ये 5वां है। ठीक है, तो जितने भी शनिवार से ये सीरीज स्टार्ट हुई है आपकी, तो जितने भी अब तक हुए हैं वो इस प्लेलिस्ट में ऐड हैं, प्लीज जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने इसका खुला चित्रण किसमें किया है? नील दर्पण में किया है। और ये किस भाषा का नाटक है? ये बांग्ला भाषा का नाटक है, ये याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब रही बात इन दोनों की, बताइए चंपारण सत्याग्रह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कौन सा था? नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह जो था वो पहला था, नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ था? अगर नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1859-60, ठीक है, 1859 और 60 में ये हुआ था और ये पहला हुआ, ना कि चंपारण। चंपारण तो 1917 का है। ठीक है, हाँ ये बात सही है बिल्कुल कि ये 3 कठिया पद्धति के खिलाफ हुआ था क्योंकि 3 कठिया में क्या था मेनली कि जो जोतने वाली जमीन है, ठीक है, जी वाला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है लेकिन पहला गलत है। ठीक है, तो जो जोतने वाली जमीन है, जिसकी जुताई की जा सकती है, खेतिहर जमीन है जो, उसका
3/20 है ना, 20 का तीसरा भाग है ना, 3/20 इतना भाग जो था उसमें नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, तो उसमें जो शोषण होता था अंग्रेजों के द्वारा, जो शोषण किया जाता था कृषकों का, वो जो था वो इसमें नील दर्पण में दिखाया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, अब ये मैं कई बार इतनी बार बोल चुका हूं, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए ताकि आगे कभी भी जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले यहां से रिलेटेड तो आपको ये सब बातें याद आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2 सही है यहां पर, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित बलों पर विचार कीजिए। वायुदाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और आपका पीजीएफ की बात हो रही, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, पीजीएफ। उपर्युक्त में से कितने बलों का पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं में कोई भूमिका नहीं है? बताइए बताइए, आंसर कर दीजिए पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए। देखिए, अगर आप यहां पर इसकी बात करेंगे कि क्षैतिज हवाओं में कौन सा है, किसका कोई भूमिका नहीं है जिसकी, तो देखिए यहां पर तीनों की भूमिका मौजूद है, क्योंकि जो हवा चल रही वो पीजीएफ आपका, फ्रिक्शनल फोर्स और आपका जो कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, वो तीनों की भूमिका मौजूद है हवा में। और फिर उसके ये जो क्षैतिज हवा जिसकी बात कर रहे हैं इसमें तीनों की भूमिका मौजूद है। ये आपको पता है ना पीजीएफ क्या हो रहा है। देखिए, आपको ये बात पता है कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से आपकी लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, ये हवा का तरीका होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक, तो ये पीजीएफ है। तो अगर मैं, ये इक्वेटर है आपकी, ठीक है, अगर ये इक्वेटर है तो यहां पर होता है हमेशा लो प्रेशर और यहां होता है हाई प्रेशर। तो हवा कैसी चलेगी, यहां से हाई से हमेशा लो की ओर चलेगी हवा। ठीक है, और हाई से जब हमेशा लो की ओर चलेगी, और अगर ये मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हवा किधर मुड़ जाएगी, तो ये इधर राइट की साइड मुड़ेगी, राइट साइड। ठीक है, राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो ये जो राइट की तरफ इसका मुड़ना है, ये क्या होता है, यही तो है आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, वहीं अगर आप इसको ले लीजिए इधर, अगर मान लीजिए हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, और यहां से हवा ऐसे जा रही है मान लीजिए, ठीक है, तो ये किस तरफ मुड़ेगी, ये आपकी लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो तीनों का इसमें रोल है। यहां पूछा है किसका नहीं है। ठीक, तो यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका डी हो जाएगा। बताइए किसने किसने सही किया था इसको। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक, क्योंकि उल्टा बनाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य का प्रत्येक कृत्य उसके पर्यावरण से निर्धारित होता है। ठीक है, जो पर्यावरण है वो हमें निर्धारित करता है कि हमें किस तरीके से जीना है, क्योंकि जो आपकी प्रकृति है हम उस पर डिपेंडेंट है, ये माना जाता है। तो या एक इस पर रिलेटेड क्या कुछ विचारधाराएं बनी है, तो विचारधाराएं हैं जो उसके हिसाब से, तो मनुष्य का प्रत्येक कृत्य उसके पर्यावरण से निर्धारित होता है। ये किसकी विचारधारा है, संभाव्यतावाद की। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, सतत विकास नवनियतिवाद की अवधारणा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है यहां पर। देखिए, मनुष्य का प्रत्येक कृत्य उसके पर्यावरण से निर्धारित होता है। ठीक है, ये जो है ये किसकी विचारधारा है, संभाव्यतावाद की नहीं है, ये है आपकी नियतिवाद की विचारधारा। ठीक है, किसकी है, नियतिवाद की विचारधारा। अब संभाव्यतावाद क्या है फिर, संभाव्यतावाद का मतलब है कि हमने जो प्रकृति है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है और हम जैसा चाहें वैसा प्रकृति को ढाल सकते हैं। ठीक, ये होता है आपका संभाव्यतावाद, जिसको पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। ठीक है, और ये नियतिवाद, ठीक है, नियतिवाद कहा जाता है इसको। नियतिवाद का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, चलिए अब नवनियतिवाद क्या चीज है। नवनियतिवाद मतलब जिसमें कि इसी का और ज्यादा रिफाइंड वर्जन। ठीक है, नियतिवाद का और ज्यादा रिफाइंड वर्जन, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, सतत विकास के बारे में बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही है। इसके सतत विकास है जो वो नवनियतिवाद का पार्ट हो गया, क्योंकि हम यहां पर क्या है, आप देख रहे हैं अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज पर लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कितना हमें कंट्रोल करना था हम उतना नहीं कर पाए, और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें उतना कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे आगे।
ठीक है, तो जब ये स्थिति है, ठीक है, ये स्थिति जब आ रही है तो फिर यहां पर क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमने ले रखे हैं जिसको 2030 तक पाना है। ठीक, तो वो जो थ्योरी है एनवायरनमेंट की वो किसके साथ जुड़ी है? नवनियतिवाद के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। तो कौन सा सही हो जाएगा यहां पर, ये तो बताइए। ये वाला तो गलत हो गया और ये सही हो गया, तो यहां पर कौन सा कथन सही है? तो दूसरा कथन सही है, यानी कि बी सही है यहां पर। आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योतो प्रोटोकॉल ने पहली अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार प्रणाली की स्थापना की। दूसरा, समझौते के तहत 2008 से 2012 के बीच अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 5.4% तक सीमित करने या कम करने पर सहमत हुए, जो कि 1990 के स्तर से काफी नीचे था। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए? ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले सेकंड स्टेटमेंट को, ऐसी गलती मत कीजिएगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा पेरिस वाले से कि यहां पर पेरिस वाले में कुछ और लिखा था, इसमें कुछ और है। ठीक है, पेरिस वाली समिट से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? क्योतो प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है, 1997 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 1997 में क्योतो प्रोटोकॉल जब साइन हुआ था उसके बारे में वहां पर सबसे पहले क्या कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी। क्या होता है कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट का मतलब कि इसके तहत आप कार्बन को खरीद सकते हो। क्रेडिट सबसे समझिए इसको, है ना, खरीद सकते हो इसको। कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि भारत है, ठीक है, भारत है और ये आपका यूएस है। अब भारत को मान लो कि 100 यूनिट की परमिशन है कि ये इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकता है, मान लीजिए एग्जांपल। ठीक है, और यूएस को है 150 की। ठीक है, यूएस को 150 क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो यहां पर इनको 150 की दे रखी है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन भारत की क्षमता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारत की क्षमता है 80 यूनिट की और 20 यूनिट इनको एक्स्ट्रा मिल गया एक तरह से, क्योंकि क्षमता ही 80 की है, 100 दे रखा है। और इनकी जो क्षमता है वो है 170 यूनिट की, तो इनको 150 तो ये अपना करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो 20 बचा हुआ चाहिए उसको क्या भारत से परचेज कर सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट, जिससे कि क्या है ग्लोबल बैलेंस बना रहेगा एक। ठीक है, बैलेंस बना रहेगा, तो ये समझिएगा इस चीज को। तो ये स्टेटमेंट है जो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा समझौते के तहत 2008 से 12 तक के बीच अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 5.4 तक सीमित करने या कम करने पर सहमत हुए थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद फिर आया था जब 2015 में आपका ये पेरिस क्लाइमेट समिट जब हुई। ठीक है, तो पेरिस क्लाइमेट समिट में क्या हुआ था? पेरिस में कितना डिसाइड हुआ था फाइनली? इसमें डिसाइड किया गया था कि हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे और 2 से ऊपर तो कतई नहीं जाने देंगे, है ना, यही तो डिसाइड हुआ था। लेकिन अभी की स्थिति क्या है कि आज 2023 चल रहा है और ये कब तक के लिए लक्ष्य था? ये 2030 तक के लिए था कि 2030 तक इतना मैनेज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति क्या है? 1.1 डिग्री सेल्सियस, इतना हम अभी 2023 में ही ऊपर आ गए। ठीक है, जबकि 1.5 का हमने लक्ष्य रखा गया था। तो ये रिपोर्ट्स कई आ रही हैं जिसमें लिख करके आ रहा है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अभी, जिस हिसाब से उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का। तो इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि हमने नेट जीरो एमिशन का क्या लक्ष्य क्या रखा है? 2070, है ना, 2070 रखा हुआ है। तो उसके लिए अलग अलग पहल चल रही है, जिसके तहत क्या है कि अक्षय ऊर्जा का विकास किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। भारत ने क्या बनाया हुआ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना रखा है उसके लिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है जो सोलर अलायंस है जो वो बना रखा है, जिसके तहत क्या है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित झूम खेती पर विचार करें। बताइए, ये कुमारी आंध्र प्रदेश, दहियार बस्तर और दीपा पश्चिमी घाट, उपर्युक्त में से कितनी झूम कृषि उनके राज्यों के साथ सही मिलान करती हैं? ठीक है, सही मिलान है जिसका आपको बताना है कि ये इसके स्टेट हैं और ये इसके ये झूम की कृषि है, नाम है बेसिकली ना। झूमिंग कल्टीवेशन समझते हैं ना, स्लैश एंड बर्न, है ना। एक जहां पर जो जनजातियां रह रही हैं उस जगह पर क्या है वो उगाती हैं, मतलब फसल वगैरह उगाती हैं और फिर उसके बाद उसको काटती हैं और फिर उस जगह को जला देते। तो ये एक जनजातियों का कल्चर है। ठीक, तो उसी को जैसे ये झूम है जो ये आपका जो असम वाला इलाका है, ठीक है, वहां पर प्रचलित है। ठीक है, और भी इलाकों में कहा जाता है, लेकिन इनके लिए आपको बताना है कि कुमारी है जो वो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है,
दहियार है जो वो बस्तर में कहा जाता है, उसके अलावा आपका दीपा है जो वो पश्चिमी घाट में कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए कुमारी है जो वो आंध्र प्रदेश में नहीं कहा जाता। कुमारी कहां पर कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है आपका जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, केरल का पश्चिमी घाट, केरल का पश्चिमी घाट। दहियार है जो ये बस्तर में नहीं कहा जाता, ये कहां कहा जाता है? आपका बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड। दीपा है जो ये पश्चिमी घाट में कहते हैं तो नहीं कहा जाता। कहां कहा जाता है? दीपा कहा जाता है आपका बस्तर वाले क्षेत्र में, बस्तर, ठीक है। तो तीनों ही यहां पर गलत हो गए, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, बाल श्रम संशोधन 2016 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के रोजगार पर पूर्णतः प्रतिबंध 2016 में जो बाल श्रम संशोधन आया उसके बारे में, ठीक है। 14 साल से जिनकी कम उम्र है उनको, उन बच्चों को के रोजगार पर पूर्णतः प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय या उद्यमों में काम करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वे गैर खतरनाक काम हो, ठीक है। जब वो काम है जो वो हजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं होगा, ऐसी कोई फैक्ट्री जिसमें खतरनाक है, केमिकल्स वगैरह का यूज हो रहा है या किसी भी तरीके का कोई बच्चे को खतरा हो सकता है, तो वहां उसको परमिशन नहीं मिलेगी। तीसरा देखिए, 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को किशोरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, और उन्हें खतरनाक व्यवसायों में काम करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको कमेंट में बताना है, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तीनों ही यहां पर सही है, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट है जो वो आपके बाल श्रम संशोधन 2016 के हिसाब से सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार में वेश्यावृत्ति शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब केवल आए तो थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना है, और आर्टिकल 23 के बारे में यहां बात हो रही है, यानी कि मानव तस्करी, जिसके तहत आपके जो महिला पुरुष है उनकी तस्करी वगैरह संबंधित है, और आपका जो वेश्यावृत्ति है, ठीक है, ये भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक। तो ये वाला सिस्टम है, देवदासी है जो, वो सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक। तो वेश्यावृत्ति क्योंकि सुनने में लगता है कि नहीं इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन इसको इसमें इंक्लूड किया गया है, और ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये दोनों के लिए है, आपके भारतीय नागरिकों के लिए और उसके अलावा जो गैर नागरिक हैं, मतलब बाहर के लोग हैं, उनके लिए भी ये अवेलेबल है, ठीक। तो यानी कि पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाभिक से राइबोसोम तक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक आनुवांशिक कोड का स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा यहां स्थानांतरण की बात हो रही है, डीएनए का कार्य है। दीर्घकालिक भंडारण, ठीक है, दीर्घकालीन भंडारण का माध्यम और आनुवांशिक जानकारी का प्रसारण आरएनए का कार्य है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहां पर जब स्थानांतरण की बात हो रही है ना, आनुवांशिक कोड का, जेनेटिक कोड है जो, उसके स्थानांतरण, ट्रांसफर का काम किसका होता है? ट्रांसफर का काम होता है आपके ट्रांसफर का काम होता है आपके आरएनए का, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? डीएनए लिखा हुआ है, तो ये हो गया गलत। वहीं यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर देखिए आरएनए लिखा है, और जबकि यहां पर कह रहे हैं दीर्घकालीन भंडारण, और इसमें आनुवांशिक जानकारी का प्रसारण, ठीक है। ये प्रसारण करने का काम किसका है? ये आपके डीएनए का काम है, ठीक है। तो ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, तो दोनों ही गलत है, डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए समझिए इस चीज को कि यहां पर आर्टिकल 29 की बात हो रही है, और आर्टिकल 29 में जो शब्द लिखा हुआ है वहां पर सभी नागरिक लिखा हुआ है,
ठीक है, सभी नागरिक। अगर सभी नागरिक लिखा है तो यानी कि यहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों इसमें शामिल होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वो सही हो जाएगा। और आपका ये धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों तरह के जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि बेसिकली हम इसको इंटरप्रेट किसके लिए करते हैं, आर्टिकल 29 को, अल्पसंख्यक के लिए। ठीक है, तो यहां पर दोनों तरह के अल्पसंख्यक हैं जो उनको शामिल किया गया है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगला देखिए, दिवाला और दिवालियापन संहिता मतलब इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड है जो, उसके संदर्भ में कुछ कथन है। देखिए क्या है, आईबीसी को वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। आईबीसी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि एनपीए, एनपीए पता है ना आपको, जो बैंक का एनपीए हो जाता है, जैसे कि कोई आपने लोन लिया और पैसा नहीं चुका पाए तो फिर वो पैसा बैंक के लिए क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। ठीक है, एनपीए हो गया। एनपीए की समस्या का समाधान करने से संबंधित है। और उसके अलावा दिवाला और दिवालियापन बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, सॉरी, कितने कथन सही है, बताइए कितने कथन यहां पर सही है। तो यहां पर देखिए ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि 2016 से है, ये बिल्कुल सही है। और मेनली काम ही इसका यही है कि एनपीए के अगेंस्ट ये जो है वो उसकी समस्या को सॉल्व करना। ठीक, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। ये तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, ना कि वित्त मंत्रालय के अंडर काम करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट अफेयर का मंत्रालय है जो उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, खबरों में रहा शब्द बैंकॉक विजन 2030 निम्न में से किससे संबंधित है। क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक से संबंधित है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से संबंधित है, ब्रिक्स से सम्मेलन से संबंधित है, या 5i अलायंस से संबंधित है। बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक से संबंधित है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। मेनली इसका फोकस किस चीज से है, इसका जो फोकस है वो क्या है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। ठीक है, जो आपकी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है जो उससे संबंधित है, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना, को स्ट्रेंथन करना, उस चीज से इसका संबंध है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के बारे में है। इनमें से कौन सा, इनमें से कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गठन रोम कानून द्वारा 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रोम कानून के द्वारा 1998 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा, भारत आईसीसी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तीसरा, इसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। बताइए कितने इसमें सही हैं। देखिए नीदरलैंड हेग में है, ये आपको पता है। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि आईसीसी है जो, इसका गठन रोम कानून द्वारा 1998 में हुआ था। ये वाला देखिए, भारत है जो वो आईसीसी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो ये गलत है। ना ही ये इसका फाउंडिंग मेंबर है और ना ही इसका ये मेंबर है, संस्थापक सदस्य है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ सही है, यानी कि दो सही हैं, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो यहाँ पर ये फाइल सामने आ रही है, ये आप यहाँ से मैच करिए। ठीक है, अपने जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उनको आप मुझे बताइए। ठीक है, क्या आपका स्कोर रहा और क्या आप और इसमें चाहते हैं, वो भी चेंजेस वगैरह आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ये पीडीएफ है जो वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये आप क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ अगर आप सर्च करना चाहें तो इससे सर्च करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।